गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। डीडी साइंस एकेडमी के इस ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज मैं आपको ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम रक्त परिसंचरण तंत्र के बारे में बताऊंगी। रक्त परिसंचरण तंत्र ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में आज अपन अध्ययन करेंगे। देखिए, रक्त परिसंचरण तंत्र या ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, इसके बारे में सबसे पहले 1682 में 1682 में विलियम हार्वे ने रक्त परिसंचरण तंत्र व रक्त के बारे में जानकारी दी। सबसे पहले किसने? 1682 में विलियम हार्वे ने रक्त परिसंचरण तंत्र व रक्त के बारे में जानकारियां दी। रक्त परिसंचरण तंत्र या ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में हम किसका अध्ययन करते हैं? देखिए, जो रक्त परिसंचरण तंत्र है उसमें मुख्यतः अपन 3 कंपोनेंट्स कह सकते हैं। रक्त, हृदय व रक्त वाहिनियों का अध्ययन करते हैं। किनका? रक्त, ब्लड का, हार्ट का और ब्लड वेसल्स, रक्त वाहिनियों का इसमें अध्ययन किया जाता है। अगर मैं डेफिनेशन बोलूं कि रक्त परिसंचरण तंत्र क्या है, रक्त, हृदय व रक्त वाहिनियों से मिलकर बना तंत्र रक्त परिसंचरण तंत्र या ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम कहलाता है। अब अपन जो ब्लड के सामान्य गुण हैं उनकी बात कर लेते हैं, जो आप भी जानते हो ब्लड के बारे में और मैं भी जानती हूँ। ब्लड के सामान्य गुणों की बात करते हैं, उसके बाद अपन आगे रक्त का जो संगठन है उसमें क्या क्या पाया जाता है उसके बारे में बात करेंगे। देखिए, क्या क्या पाया जाता है रक्त के अंदर। मैंने आपको बताया रक्त परिसंचरण तंत्र में अपन अध्ययन किस किस का करेंगे? रक्त का, हार्ट का, हृदय का और ब्लड वेसल्स, रक्त वाहिनियों का। तो सबसे पहले मैं रक्त लेती हूँ, उसके बाद में अपन हार्ट के बारे में पढ़ेंगे, फिर ब्लड वेसल्स या रक्त वाहिनियों के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात अपन किसकी कर लेते हैं? अपन रक्त के गुणों की बात कर लेते हैं। रक्त के गुण। रक्त देखने में कैसा होता है? रक्त का रंग कैसा होता है? गहरे लाल रंग का होता है। गहरा लाल रंग होता है। किसके कारण होता है गहरा लाल रंग? हीमोग्लोबिन के कारण होता है। हीमोग्लोबिन। रक्त लाल रंग का किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण रक्त का रंग लाल होता है। हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है? आयरन होता है जो बीच में प्रेजेंट होता है और इसमें 4 श्रृंखलाएं होती हैं, 2 बीटा और 2 अल्फा। उनके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। अभी आपको ये जानना है कि रक्त का रंग कैसा होता है? गहरा लाल होता है। किसके कारण? हीमोग्लोबिन के कारण। दूसरी बात आती है रक्त के पीएच की। रक्त का पीएच 7.4 होता है। रक्त का पीएच 7.4 या हल्का क्षारीय। 7.4 हल्का क्षारीय होता है आपका ब्लड। उसके बाद में बात आती है कि जो ब्लड है उसका हमारे शरीर में कितना % होता है। जो रक्त है वो हमारे शरीर में कितना % उपस्थित होता है उसकी बात करते हैं। देखिए, संपूर्ण बॉडी के जो अपना संपूर्ण भार है, मनुष्य के संपूर्ण भार का 7 से 8% भाग होता है रक्त।
संपूर्ण भार का 7 से 8% भाग रक्त होता है। अगर मैं लीटर में बात करूं तो कितना होता है, 5 से 6 लीटर रक्त हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होता है। 5 से 6 लीटर ब्लड बॉडी में प्रेजेंट होता है। ओके, अगर मैं इसके अलावा और ब्लड की सामान्य जानकारी की बात करूं तो जो ब्लड होता है वो विशिष्ट संयोजी ऊतक होता है, विशिष्ट तरल संयोजी होता है। विशिष्ट तरल संयोजी ऊतक होता है। अब विशिष्ट से क्या मतलब होता है, देखिए हमारी बॉडी में संयोजी का मतलब क्या होता है, कनेक्टिव का मतलब क्या होता है, पहले ये समझिए। दो चीज़ों को जोड़ने के लिए जो पदार्थ भरा हुआ होता है, तरल होता है, उसे अपन कहते हैं लिंक करने का कार्य या कनेक्टिव करने का कार्य, दो को जोड़ने का कार्य। ठीक है, तो ये ऐसा ही करता है, वेन्स को आपस में जोड़े रखता है क्योंकि इसके अंदर बहता है ब्लड। विशिष्ट क्यों बोला, क्योंकि इसमें कोलेजन व इलास्टिन के तंतु, कोलेजन व इलास्टिन के तंतु नहीं पाए जाते हैं। कोलेजन व इलास्टिन के तंतु इसके अंदर नहीं पाए जाते हैं, इसलिए इसे क्या बोला जाता है, इसे विशिष्ट तरल संयोजी ऊतक बोला जाता है। इसके अलावा जो भी सरल संयोजी ऊतक हैं ब्लड के अलावा, उनमें ये पाए जाते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं कि रक्त करता क्या है, हमारी बॉडी में उपस्थित ब्लड करता क्या है, तो ये ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड, जल, पोषक पदार्थों व उत्सर्जी पदार्थों के परिवहन का कार्य करता है। पोषक पदार्थों व उत्सर्जी पदार्थों के परिवहन का कार्य करता है, के परिवहन का कार्य। जो रक्त होता है वो ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जल, पोषक पदार्थ व उत्सर्जी पदार्थों के परिवहन का कार्य करता है। एक बात और कर लेते हैं कि मैम आप ब्लड की बात कर रहे हो और ब्लड का अध्ययन क्या कहलाता है। देखिए ब्लड के अध्ययन को, जैसे कोशिका के अध्ययन को अपन साइटोलॉजी कहते हैं, सेल बायोलॉजी कहते हैं, और जीवों के अध्ययन को अपन बायोलॉजी कहते हैं। जीव विज्ञान की वह शाखा है जीव विज्ञान जिसमें जीवों का अध्ययन किया जाता है। उसी प्रकार साइंस की वह ब्रांच जिसमें रक्त का अध्ययन किया जाता है उसे अपन कहते हैं हीमेटोलॉजी। क्या कहा जाता है, रक्त के अध्ययन को हीमेटोलॉजी, रक्त का अध्ययन हीमेटोलॉजी कहलाता है। रक्त के अध्ययन को क्या कहते हैं, हीमेटोलॉजी कहा जाता है। ये आपको याद रखना है। ये आपके कुछ जो आपका ब्लड है उसका के गुण हो गए, कुछ गुण पाए जाते हैं, विशिष्ट गुण होते हैं। रंग गहरा लाल होता है, क्यों, क्योंकि हीमोग्लोबिन वर्णक इसके अंदर प्रेजेंट होता है, हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। pH 7.4 हल्का क्षारीय होता है। जो ब्लड होता है वो कैसा होता है, ब्लड हल्का क्षारीय होता है। ब्लड हमारी बॉडी में संपूर्ण भार का, हमारी बॉडी के संपूर्ण भार का 7 से 8% व अगर ओवरऑल बात करें तो 5 से 6 लीटर ब्लड हमारी बॉडी के अंदर पाया जाता है। इसके अलावा जो ब्लड होता है वो विशिष्ट तरल संयोजी ऊतक होता है। विशिष्ट तरल क्यों बोला, क्योंकि इसमें
कोलेजन और इलास्टिन के तंतु नहीं पाए जाते हैं, इसलिए इसे विशिष्ट तरल संयोजी ऊतक कहते हैं। जो ब्लड होता है, रक्त होता है, वो ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जल एवं जो पोषक पदार्थ हैं, उत्सर्जी पदार्थ हैं, उनके परिवहन का कार्य करता है। उन्हें बॉडी के विभिन्न भागों तक लेकर जाता है और वहां से लेकर आता है। विज्ञान की वह शाखा जिसमें रक्त का अध्ययन किया जाता है उसे अपन क्या कहते हैं? हिमेटोलॉजी या रक्त का अध्ययन कहलाता है। ये क्या हुए? ये रक्त के गुण हुए। अब अपन कुछ बात कर लेते हैं कि रक्त आखिर में इसमें होता क्या क्या है, रक्त में पाया क्या जाता है। हमको तो दिखता नहीं है कुछ भी, हमको तो रक्त लाल कलर का दिखता है, इसके अलावा हमें पता नहीं क्या क्या होता है। तो अब अपन क्या पढ़ लेते हैं? आज अपन पढ़ लेते हैं रक्त का संगठन। रक्त का संगठन, देखिए जो रक्त परिसंचरण है, तंत्र है, उसका विकास भ्रूण की मीजोडर्म से होता है। ये भी ध्यान रखना आपको। जो भ्रूण की जो स्तर होते हैं, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मीजोडर्म, उसमें से भ्रूण की जो मीजोडर्म होती है उससे रक्त परिसंचरण तंत्र का विकास होता है। भ्रूण की मीजोडर्म से। अगर कोई पूछ ले कि रक्त परिसंचरण तंत्र का या रक्त का निर्माण जब भ्रूण बनता है तो कब होता है, तो किस में होता है? मीसोडर्म में होता है। मध्य जो भित्ति है उसमें होता है, मीजोडर्म के अंदर रक्त का फॉर्मेशन होता है, रक्त का निर्माण होता है। मीजोडर्म किसका निर्माण करती है? आपके रक्त का निर्माण करती है, या फिर कह लो रक्त परिसंचरण तंत्र का निर्माण करती है, हृदय का निर्माण करती है। सारे के जो सारे रक्त से संबंधित कार्य हैं वो कहाँ पर, उनका फॉर्मेशन कहाँ होता है? रक्त से संबंधित जो अंग हैं आपके, उनका फॉर्मेशन भ्रूण की मीजोडर्म में होता है। अब अपन क्या बात कर लेते हैं? रक्त के संगठन की बात करते हैं। रक्त का संगठन, मैं ऊपर से लिख रही हूँ, सारा का सारा संगठन बताते हुए चलेंगे। देखिए रक्त का संगठन, रक्त में क्या क्या पाया जाता है? कंपोजिशन ऑफ ब्लड, रक्त में क्या क्या प्रेजेंट होता है। जब देखिए जैसे आप दही को बिलौनी में बिलोते हो तो वो छाछ नीचे रह जाती है और घी ऊपर आ जाता है, मक्खन जो आपका होता है वो ऊपर आ जाता है। उसी प्रकार से जो ब्लड होता है उसे भी जब घुमाया जाता है, उसे विलोडित किया जाता है, तो उसके भी कंपोनेंट्स, दो कंपोनेंट्स अलग अलग हो जाते हैं। कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं उनकी अपन बात करते हैं। देखिए रक्त, पहले मैं ये बता दूं किस प्रकार से उसे पृथक किया जाता है। रक्त को सामान्य आप जो मथनी है आपकी घुमाने की है, जैसे मिक्सी है, उसमें पृथक नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो बहुत धीरे घूमती है और इतने धीरे से ब्लड का क्या नहीं हो सकता, पृथक्करण नहीं हो सकता। ब्लड के जो कंपोनेंट्स हैं, जो घटक हैं, वो पृथक नहीं हो सकते। तो इन्हें पृथक किस प्रकार से किया जाता है? देखिए एक मशीन है, सेंट्रीफ्यूज मशीन। सेंट्रीफ्यूज मशीन जो अपकेंद्रण के सिद्धांत पर कार्य करती है। सेंट्रीफ्यूज मशीन जो अपकेंद्रण के सिद्धांत पर अपना काम करती है। ये अपकेंद्रण क्या होता है? ये देखिए, एक मिनट दोबारा लिख देती हूँ। अपकेंद्रण के सिद्धांत पर कार्य करती है। ये जो मशीन होती है लाइट से चलने वाली होती है, कुछ इस प्रकार से होती है।
जैसे अगर आपने देखा हो, इसमें ऊपर ये वाला ये ढक्कन होता है और इसमें बीच में लगी हुई होती है टेस्ट ट्यूब। जैसे अगर आप डेयरी पे गए हो तो डेयरी वाला आपको नंबर निकाल के देता है। इस टेस्ट ट्यूब के अंदर आपका जो ब्लड है उसे लेकर इसमें रख देते हैं और इसका स्विच कहाँ पर लगा देते हैं, इसका जो प्लग है उसे बोर्ड में लगा देते हैं। अब ये घूमती है लगभग 1 मिनट में 1500 से 2000 चक्कर प्रति मिनट ये लगाती है। इतने ज़्यादा चक्कर ये लगाती है और इस प्रकार से ब्लड पृथक हो जाता है, ब्लड के कंपोनेंट्स पृथक हो जाते हैं। कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं वो देखिए। देखिए जब रक्त को पृथक करते हैं, देखिए ये याद रखना, सेंट्रीफ्यूज मशीन में उसे विलोडित करते हैं, उसे घुमाते हैं, जो किसके सिद्धांत पर कार्य करती है, अपकेंद्रण के सिद्धांत पर कार्य करती है। सेंट्रीफ्यूज मशीन अपकेंद्रण के सिद्धांत पर कार्य करती है। तो जब रक्त के संगठन की बात करते हैं तो रक्त के हमें 2 घटक प्राप्त होते हैं। कौन कौन से घटक हैं? एक होता है आपका प्लाज्मा और दूसरा आपका होता है रक्त कणिकाएं। रक्त कणिकाएं, एक प्लाज्मा और एक रक्त कणिकाएं। दोबारा लिख देती हूँ, दिख नहीं रहा है ठीक से, देखिए रक्त का जब संगठन देखते हैं तो 2 भाग अपन को प्राप्त होते हैं। नीचे तो रक्त प्लाज्मा और ऊपर नीचे तो रक्त कणिकाएं और ऊपर रक्त प्लाज्मा। ओके, क्योंकि रक्त प्लाज्मा क्या होता है, हल्का होता है, रक्त कणिकाएं थोड़ी भारी होती हैं, इसलिए रक्त कणिकाएं और रक्त में उपस्थित उसका प्लाज्मा। देखिए जो प्लाज्मा होता है ये 55% भाग बनाता है। संपूर्ण रक्त का 55% भाग प्लाज्मा बनाता है, जबकि 45% भाग 45% भाग कौन बनाता है, रक्त कणिकाएं मिलकर बनाती हैं। ये जो रक्त प्लाज्मा है, ये रक्त प्लाज्मा कैसा होता है, ये पीले रंग का गाढ़ा तरल पदार्थ होता है। रक्त प्लाज्मा कैसा होता है, पीले रंग का गाढ़ा तरल पदार्थ। रक्त प्लाज्मा पीले रंग का गाढ़ा तरल होता है, जबकि जो रक्त कणिकाएं होती हैं वो लाल रंग की होती हैं। रक्त कणिकाएं लाल रंग की होती हैं। ये लाल रंग की क्यों होती हैं? क्योंकि रक्त कणिकाओं में जो रक्त कणिका है वो एक है आरबीसी। आरबीसी लाल रंग की होती है और सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है, लगभग 99%, 99% मात्रा में क्या पाई जाती है, आरबीसी पाई जाती है रक्त कणिकाओं के अंदर। इसलिए इसका रंग कैसा होता है, लाल होता है। अब देखिए ये लाल रंग की रक्त कणिकाएं होती हैं और पीले रंग का गाढ़ा तरल पदार्थ होता है प्लाज्मा। अब ये जो प्लाज्मा है इसमें भी बहुत से कंपोनेंट्स पाए जाते हैं। कौन कौन से? एक तो जल ही पाया जाता है, जल के अलावा प्रोटीन्स पाई जाती हैं और प्रोटीन के अलावा खनिज पाए जाते हैं और खनिज के अलावा कुछ अन्य पदार्थ भी प्रेजेंट होते हैं प्लाज्मा के अंदर। तो अगर जल की बात की जाए तो 90 से 92% मात्रा में प्लाज्मा के अंदर जल उपस्थित होता है। अगर प्रोटीन की बात की जाए तो रक्त प्लाज्मा में 3 प्रोटीन पाई जाती हैं। कौन कौन सी प्रोटीन पाई जाती हैं? फाइब्रिनोजन, इसके अलावा एल्ब्यूमिन और ग्लोब्यूलिन प्रोटीन पाई जाती है। रक्त प्लाज्मा में ग्लोब्यूलिन प्रोटीन प्रेजेंट होती हैं। कौन कौन सी? फाइब्रिनोजन,
एल्ब्यूमिन और ग्लोबुलिन प्रोटीन। अब देखिए इन तीनों प्रोटीन्स का अपना अपना काम भी होता है। क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, रक्त प्लाज्मा में उपस्थित प्रोटीन निम्न में से नहीं है, तो आपको मिलेगा फाइब्रिनोजन, एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन और एक मिल जाएगा फाइब्रिन, तो आपको बताना पड़ेगा फाइब्रिन। ओके, जो फाइब्रिनोजन है वो क्या करता है, रक्त का स्कंदन करने का काम करती है। रक्त का स्कंदन क्या करती है, रक्त का स्कंदन करती है, या फिर कहे रक्त का थक्का बनाने का काम करती है। रक्त का थक्का, रक्त का स्कंदन, रक्त का समूहन, रक्त का रुकना मतलब ब्लड की क्लोटिंग करने का काम कौन करती है, फाइब्रिनोजन प्रोटीन करती है। एल्ब्यूमिन प्रोटीन क्या करती है, जो एल्ब्यूमिन प्रोटीन होती है ये परासरणीय सांद्रता का संतुलन करती है। परासरणीय सांद्रता का संतुलन बनाए रखने का कार्य करती है। तीसरी प्रोटीन आती है ग्लोबुलिन प्रोटीन। ये ग्लोबुलिन प्रोटीन क्या करती है, ये आपका जो इम्यूनिटी पावर है, आपकी बॉडी की जो इम्यून सिस्टम है, प्रतिरक्षा तंत्र है, उसके निर्माण में सहायक होती है। ये क्या करती है, प्रतिरक्षा तंत्र का निर्माण करने में, प्रतिरक्षा तंत्र के निर्माण में क्या होती है, ये सहायक होती है। तीनों प्रोटीन्स के काम पता चला आपको। फाइब्रिनोजन जो प्रोटीन है ये रक्त का स्कंदन करती है। एल्ब्यूमिन जो प्रोटीन है वो परासरणीय सांद्रता का नियमन करती है। इसके अलावा जो ग्लोबुलिन प्रोटीन है वो प्रतिरक्षा तंत्र का निर्माण करती है। इस प्रकार से ये तीन प्रोटीन पाई जाती हैं किसके अंदर, रक्त प्लाज्मा के अंदर। अब अपन बात कर लेते हैं कि कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं। रक्त प्लाज्मा के अंदर प्रोटीन हो गए, अब अपन बात कर लेते हैं खनिजों की, कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं। तो खनिज की बात करूं तो सोडियम पाया जाता है, सोडियम, पोटेशियम, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, कैल्शियम, मैग्नीशियम, इसके अलावा क्लोराइड और बाइकार्बोनेट आयन, क्लोराइड, बाइकार्बोनेट आयन और बाइकार्बोनेट आयन, ये सब रक्त प्लाज्मा में उपस्थित क्या हैं, खनिज हैं। सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, क्लोराइड और बाइकार्बोनेट आयन आदि ब्लड के प्लाज्मा में उपस्थित खनिज होते हैं। अब अपन अन्य की बात कर लेते हैं कि इसके अलावा प्लाज्मा में जल प्रेजेंट हो गया, प्रोटीन हो गई, प्रोटीन के अलावा खनिज हो गए, और इसके अलावा प्लाज्मा में क्या प्रेजेंट होता है उनकी बात करते हैं। देखिए प्लाज्मा के अंदर और क्या प्रेजेंट होता है, ग्लूकोज, अमीनो अम्ल, ग्लूकोज, अमीनो अम्ल, प्रोटीन, वसा, यूरिया, यूरिक अम्ल, क्या प्रेजेंट होता है, ग्लूकोज, वसा, प्रोटीन, विटामिन, यूरिया, यूरिक अम्ल एवं इसके अलावा स्कंदन कारक भी प्रेजेंट होते हैं। स्कंदन कारक प्रेजेंट होते हैं। जब मैं आपको ब्लड क्लोटिंग बताऊंगी तो मैं आपको स्कंदन कारक बताऊंगी कि 12 स्कंदन कारक पाए जाते हैं रक्त को स्कंदित करने के लिए। तो स्कंदन कारक भी कहाँ पर पाए जाते हैं, रक्त की प्लाज्मा में उपस्थित होते हैं। ओके, ये आपको समझ में आया कि रक्त प्लाज्मा जो 55% भाग था वो किस प्रकार से
जल किस प्रकार से निर्मित होता है? जल 90 से 92% होता है। जो प्रोटीन होती हैं वो प्रोटीन होती हैं आपकी 6 से 8% मात्रा में, और जो खनिज और अन्य हैं ये बहुत सूक्ष्म मात्रा में उपस्थित होते हैं। प्रोटीन मैंने 3 बताई आपको, तीनों के काम बताए। खनिज मैंने आपको बताया पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, क्लोराइड, इसके अलावा बाइकार्बोनेट आयन, सोडियम, ये सारे के सारे खनिज प्रेजेंट होते हैं। अन्य में ग्लूकोज हो गया, अमीनो अम्ल हो गया, प्रोटीन, वसा, विटामिन, यूरिया, यूरिक अम्ल, इसके अलावा स्कंदन कारक प्रेजेंट होते हैं। अब देखिए ये हुई किसकी बात? ये बात हुई आपकी प्लाज्मा की, जो 55% मात्रा में 55% मात्रा में प्रेजेंट होता है। अब अपन बात किसकी कर लेते हैं? रक्त कणिकाओं की बात कर लेते हैं, जो कितने प्रतिशत मात्रा में उपस्थित हैं? जो 45% मात्रा में उपस्थित होती हैं। देखिए रक्त कणिकाएं जो होती हैं वो 3 प्रकार की होती हैं। रक्त कणिकाएं कितने प्रकार की होती हैं? रक्त में रक्त कणिकाएं 3 टाइप की होती हैं। कौन कौन सी होती हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे, उनके बारे में चर्चा करेंगे। देखिए एक होता है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, या प्लेटलेट्स को अपन एक नाम और बोलते हैं बिंबाणु, प्लेटलेट्स या बिंबाणु। अब देखिए जो आरबीसी होता है लाल रक्त कणिकाएं, डब्ल्यूबीसी जो है सफ़ेद रक्त कणिकाएं, और प्लेटलेट्स या बिंबाणु होते हैं। इनका अपना अलग अलग नाम भी है। आरबीसी जो होता है, आरबीसी को अपन कहते हैं कि आरबीसी क्या है? आरबीसी का दूसरा नाम अगर मैं बोलूं तो इरिथ्रोसाइट, इसे इरिथ्रोसाइट कहते हैं। आरबीसी लाल रक्त कणिकाएं या इरिथ्रोसाइट कहते हैं। डब्ल्यूबीसी श्वेत रक्त कणिकाएं या इसे ल्यूकोसाइट कहते हैं। क्या कहते हैं? ल्यूकोसाइट कहते हैं। जबकि प्लेटलेट्स या बिंबाणु को अपन कहते हैं थ्रोम्बोसाइट, थ्रोम्बोसाइट कहा जाता है। कई बार एग्जाम्स में ऐसे ही पूछ लिया जाता है कि इरिथ्रोसाइट क्या है, तो आरबीसी को इरिथ्रोसाइट कहा जाता है, डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट कहा जाता है, और जो प्लेटलेट्स या बिंबाणु हैं उन्हें थ्रोम्बोसाइट कहा जाता है। अब देखिए इनकी कितनी रक्त कणिकाओं में ये कितनी प्रतिशत मात्रा में उपस्थित होती हैं? देखिए सबसे ज़्यादा ये प्रेजेंट होती हैं 90%, 99% मात्रा में, 99% मात्रा में ये बहुत सूक्ष्म मात्रा में उपस्थित होती हैं। इसलिए ही रक्त कणिकाओं का रंग कैसा होता है? लाल होता है। क्यों? क्योंकि आरबीसी का रंग की अगर बात करूं, अगर इनके रंग की बात की जाए तो इनका जो आरबीसी हैं उनका रंग लाल होता है। डब्ल्यूबीसी का रंग कैसा होता है? सफ़ेद होता है। और जो प्लेटलेट्स हैं उनका रंग नहीं होता कोई भी, ये रंगहीन होती हैं। और रंगहीन से भी मतलब वाइट ही होता है, लगभग वाइट ही कलर होता है, रंगहीन भी। अब देखिए अगर इनके रंग की बात के अलावा इनकी आकृति की बात की जाए, इनके आकृति की बात की जाए तो देखिए जो आरबीसी होती हैं उनका आकार गोलाकार या इस प्रकार से बाइकॉन्वेकल होता है। गोलाकार या इसे अपन बोलते हैं बाइकॉन्वेक। आरबीसी की आकृति गोलाकार या बाइकॉनकेव प्रकार की होती है, या फिर अपन इसे बोल सकते हैं उभयावतल। इसे क्या बोल सकते हैं? उभयावतल बोल सकते हैं। जो डब्ल्यूबीसी होती हैं उनका आकार अनियमित होता है, किसी भी प्रकार की उनकी आकृति नहीं होती है। प्लेटलेट्स का आकार भी अनियमित होता है, उनका भी कोई आकार नहीं होता है। उसके बाद में इनके किसकी बात कर ली जाए? इनके बात की जाए किसकी?
इनके संपूर्ण भार की बात कर ली जाए, ये कितनी कितनी प्रतिशत मात्रा में उपस्थित होती हैं, तो 50 से 55% मात्रा में, ये 50 से 55 लाख प्रति मिली क्यूब, मतलब 1 मिली क्यूब जो आप रक्त को, 1 मिली क्यूब जो रक्त है उसमें 50 से 55 लाख आरबीसी प्रेजेंट होती हैं, जबकि डब्ल्यूबीसी की संख्या इससे बहुत कम होती है। कितनी? 6000 से 8000 प्रति मिली क्यूब, 6000 से 8000 प्रति मिली क्यूब होती है। जबकि जो थ्रोम्बोसाइट है, जो बिंबाणु हैं, जो प्लेटलेट्स हैं, वो कितने प्रतिशत होती हैं, उनका भार कितना होता है? 1.5 से 3.5 लाख प्रति मिली क्यूब, 1.5 से 3.5 लाख प्रति मिली क्यूब होता है। अगर जीवन काल की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा जीवन काल किसका होता है? सबसे ज़्यादा जीवन काल होता है आरबीसी का, 120 दिन। इनका जीवन काल होता है 5 से 20 दिन का जीवन काल होता है। जो ग्लूकोसाइट होती हैं या फिर जिन्हें डब्ल्यूबीसी कहते हैं, उनका जीवन काल होता है 5 से 20 दिन, जबकि बिंबाणु जो होते हैं उनका जीवन काल होता है 3 से 5 दिन का इनका जीवन काल होता है। ये 120 दिन में दोबारा जनरेट होती जाती हैं, दोबारा बनती जाती हैं। ये 5 से 20 दिन का इनका जीवन काल है, ये जीवन काल पूरा करती हैं अपना 5 से 20 दिन में, और इनका जीवन काल बहुत कम होता है, 3 से 5 दिन इनका जीवन काल होता है। इसके अलावा देखिए, इनकी बात की जाए किसकी, कि इनका कार्य क्या है, इनका अपना अपना विशिष्ट कार्य है। तो देखिए, जो आरबीसी है इसका काम होता है O2 व CO2 के परिवहन का कार्य करती है। O2 व CO2 के परिवहन का कार्य होता है जो आरबीसी होती है उसका। डब्ल्यूबीसी क्या काम करती है? डब्ल्यूबीसी अपना एक विशिष्ट काम है, ये प्रतिरक्षा तंत्र का निर्माण करने में सहायक है, प्रतिरक्षा तंत्र का निर्माण करती है। इसके अलावा जो बिंबाणु हैं या प्लेटलेट्स हैं, ये रक्त का स्कंदन करने का काम करते हैं, रक्त का स्कंदन करने का काम करते हैं, रक्त का स्कंदन करते हैं। ओके बेटा, आज आपको ये समझ में आया क्या क्या बताया मैंने आपको? रक्त के गुण और रक्त का संगठन। रक्त के संगठन में 2 घटक होते हैं, प्लाज्मा और रक्त कणिकाएं। प्लाज्मा जो होती हैं वो 55% मात्रा में, जबकि रक्त कणिकाएं कितनी होती हैं? रक्त कणिकाएं होती हैं 45% मात्रा में प्रेजेंट होती हैं। आरबीसी रक्त कणिकाएं 3 टाइप की होती हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। मैंने आपको इनका किस प्रकार से ये काम करती हैं, इनका क्या क्या परसेंट होता है, उनके बारे में बताया है। आने वाली और वीडियो में आपको मैं बायोलॉजी के अन्य लेक्चर और ब्लड और रक्त जो वेसल्स हैं, ब्लड वाहिनियां हैं, उनके बारे में बताऊंगी। थैंक्स फॉर लॉट।